नमस्कार, एमके एग्जाम मंथन में आपका स्वागत है। मैं मनोज कुमार। आज हम लोग भारत का संवैधानिक विकास के अंतर्गत 1853 का चार्टर अधिनियम अध्ययन करेंगे। तो आइए जानते हैं कि इसमें कौन कौन से जो है विशेष प्रावधान किए गए थे। सबसे पहले प्रावधान इसमें देखें तो इसमें कानून संबंधी प्रस्तावों पर गवर्नर जनरल की अनुमति अनिवार्य कर दी गई थी। यानी कि अगर कोई भी कानून संबंधी प्रस्ताव आता है तो सबसे पहले गवर्नर जनरल की अनुमति लेनी होगी, तब जाके परिषद में आदि में जो है विधान परिषदों में जो है यह रखा जाएगा कानून बनने के लिए, और जिस पर अंतिम निर्णय जो है संसद यानी ब्रिटिश संसद द्वारा जो है किया जाएगा। इसी से संबंधित जिस तरीके से व्यवस्था यहाँ पे 1853 के प्रावधान में की गई थी, कुछ ऐसी ही व्यवस्था भारतीय संविधान के अनुच्छेद 111 में किया गया है कि संसद द्वारा पारित कोई भी कानून या विधेयक राष्ट्रपति की अनुमति के बाद ही कानून बन पाता है। ठीक है, यानी कि हमारे देश में संसद है और संसद के दो सदन है, आप जानते हैं, एक है लोकसभा और दूसरी है आपकी राज्यसभा। इन दोनों सदनों से जो है जब कोई विधेयक पास हो जाता है तो अंतिम रूप में वह राष्ट्रपति के पास अनुमति के लिए आता है और तभी जाकर वह जो है कानून का रूप ले पाता है। कुछ ऐसी ही व्यवस्था 1853 के अधिनियम के द्वारा की गई थी। आइए अब देखते हैं इसमें और क्या व्यवस्था की गई है। इस एक्ट के माध्यम से सिविल सेवकों की जो भर्ती एवं चयन हेतु खुली प्रतियोगिता परीक्षा की जो है व्यवस्था की गई, अर्थात इसका शुभारंभ कर दिया गया। इसी तरीके का कुछ अप्रत्यक्ष प्रयास जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 315 में जो है किया गया है, जिसके तहत संघ लोक सेवा आयोग का गठन किया गया है। और इसके संघ लोक सेवा आयोग के तहत ही, यानी कि इसे जो है यूपीएससी कहा जाता है, और यूपीएससी के माध्यम से देश में जो है अनेक तरह की अखिल भारतीय परीक्षाएं आयोजित की जाती हैं। जैसे इसके अंतर्गत यह जो है आईएएस, आईएएस, आईएफएस और आईपीएस की यह परीक्षाएं जो है, यानी इसके 3 सेवाएं का जो है यह परीक्षाएं आयोजित करता है। तो यह संघ लोक सेवा का गठन का प्रावधान जो है भारतीय संविधान में किया गया है। और यह किससे प्रभावित है? यह 1853 में जो प्रावधान किया गया था सिविल सेवकों की भर्ती और चयन के लिए एक खुली प्रतियोगिता की व्यवस्था, इसके माध्यम से ये प्रभावित है। आइए अब आगे देखते हैं इस आईसीएस परीक्षा से संबंधित जो भारत में आयोजित की जाती थी और लंदन में अंग्रेज़ों के द्वारा। यह इसके लिए जो है 1853 में खुली प्रतियोगिता परीक्षा का जो है आयोजन की बात की गई थी और यह लंदन में होना निश्चित किया गया। इसके पश्चात 1919 के अधिनियम के द्वारा जो है संघ लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान किया गया एवं आईसीएस परीक्षा जो है अब लंदन के साथ साथ भारत में भी होना निश्चित किया गया। साथ ही 1926 में संघ लोक सेवा आयोग का जो है गठन किया गया। इसका प्रावधान किया गया था 1919 के अधिनियम में, लेकिन इसका गठन जो है किया गया 1926 में। इसके पश्चात हम देखते हैं एक घटना 1932 में भारतीयों के लिए मुंसिफ और सदर अमीन पद जो है बनाए जाते हैं। मुंसिफ और सदर अमीन पद बनाए गए और इस पद पर भारतीयों को नियुक्त किया जाना शुरू किया गया, जबकि इससे पहले ब्रिटिश राज में केवल अंग्रेज़ों को ही नियुक्त किया जाता था। यानी कि यहाँ पे असमानता का व्यवहार जो है किया जाता था। लेकिन 1932 के बाद जो है मुंसिफ और सदर अमीन पे भी भारतीयों को नियुक्त किया जाने लगा। इसके पश्चात 1833 में देखें तो डिप्टी मजिस्ट्रेट और डिप्टी कलेक्टर का जो पोस्ट होता था, पद होता था, उस पे भी भारतीयों को नियुक्त करने का इजाज़त जो है दे दिया गया। इस तरीके से यह जो है प्रशासनिक क्षेत्र में धीरे धीरे भारतीयों का जो है प्रवेश होने लगा। साथ ही इंडियन सिविल सर्विस एक्ट के माध्यम से, यानी 1861 के माध्यम से जो है भारतीय सिविल सेवा का जो है गठन किया गया। और जून 1863 में पहली बार सत्येंद्र नाथ टैगोर जो हैं इस परीक्षा के माध्यम से पहले आईसीएस जो है भारतीय चुने गए थे और इनकी ट्रेनिंग जो है लंदन में हुई। और ट्रेनिंग होने के पश्चात 1864 में जो है यह भारत जो है वापस आते हैं। और सत्येंद्र नाथ ने 1865 में अहमदाबाद के एक सहायक मजिस्ट्रेट और कलेक्टर के पद पे जो है अपना कार्य करना शुरू किया था। और यही पद जो है आगे चल के हम देखते हैं, यानी आईसीएस जो परीक्षा होती थी
वह ICS परीक्षा बाद में यानी कि देश की आज़ादी के पश्चात भारतीय संविधान में UPSC यानी संघ लोक सेवा आयोग जो है IAS की परीक्षा जो है कराती है। IAS, IPS और IFS की परीक्षा कराती है, यानी इसे प्रचलित रूप में हम भारत में IAS के नाम से जानते हैं। आइए आगे देखते हैं कि इसमें विधायी परिषद से संबंधित कुछ प्रावधान किए गए थे। और विधायी परिषद जानते हैं गवर्नर जनरल को जो है हेल्प करने के लिए जो है इसका निर्माण किया गया था। इसमें क्या बात कही गई कि अधिनियम द्वारा पहली बार भारत के लिए पृथक विधायी परिषद का जो है गठन की व्यवस्था की गई। अलग से एक विधायी परिषद गठित की जाएगी, इसके बारे में जो है पहला प्रावधान इसमें किया गया। और इसमें गवर्नर जनरल की परिषद के सदस्यों की संख्या जो है 6 से बढ़ाकर 12 कर दी गई। यानी यहाँ पे विधायी परिषद क्या करेगी, कानून का निर्माण करेगी और जो क्या होगी, अलग होगी गवर्नर जनरल की परिषद से। और गवर्नर जनरल की परिषद के बारे में देखा जाए 6 से बढ़ाकर 12 इसकी संख्या कर दी गई। इसकी संख्या में जो है वृद्धि जो है क्रमिक रूप से हुई। जैसे 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा इसकी संख्या सबसे पहले 4 निर्धारित की गई थी। आप जानते हैं कि 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था, उस रेगुलेटिंग एक्ट के तहत जो बंगाल प्रेसिडेंसी थी, यानी कि बंगाल प्रेसिडेंसी थी, यहाँ पे गवर्नर हुआ करता था। इस गवर्नर को जो है 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा बदल के इसे गवर्नर जनरल बना दिया गया था। गवर्नर जनरल यानी कि अब जो है वह बंगाल का जो है गवर्नर जनरल कहा जाने लगा था। और इस गवर्नर जनरल के अंतर्गत जो है आप जानते हैं मद्रास और बम्बई जो प्रेसिडेंसी थी, उस प्रेसिडेंसी को इसके अंतर्गत जो है कर दिया गया था। इस तरीके से अब जो संधि या युद्ध करने की जो बात होती थी, वह जो है उस पर निर्णय लेने का काम या सहमति देने का काम जो है बंगाल के गवर्नर जनरल के द्वारा किया जाता था। इसके पश्चात हम देखते हैं 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट में जो है इसकी सदस्य संख्या, जो परिषद की सदस्य संख्या थी, इसको घटाकर 3 कर दिया गया। उसके पश्चात 1833 के चार्टर अधिनियम में इसकी संख्या बढ़ा के 6 कर दी गई और 1853 के चार्टर अधिनियम में यह संख्या 4 से बढ़ाकर यानी 6 से बढ़ाकर सीधे जो है 12 कर दी गई। इस तरीके से इसमें देखा जाए कि ये जो 12 सदस्य थे, इन 12 सदस्यों में कौन कौन से सदस्य हुआ करते थे। देखा जाए कि 12 सदस्यों में एक जो है गवर्नर जनरल खुद हुआ करता था और एक मुख्य सेनापति था। साथ ही कार्यकारिणी सदस्यों के जो है 4 सदस्य थे और अतिरिक्त इसमें 6 सदस्यों की नियुक्ति की जो है व्यवस्था की गई थी। इस तरीके से ये 12 सदस्य थे जो 4 क्षेत्रों से आते थे। इसमें गवर्नर जनरल की परिषद में एक उपाध्यक्ष की भी नियुक्ति की व्यवस्था की गई, प्रावधान किया गया था, जिसे गवर्नर जनरल के द्वारा जो है मनोनीत किया जाना तय किया गया था। तो इस तरीके से यह गवर्नर जनरल की परिषद थी। इसमें किस तरीके से जो संख्या है वह बढ़ी और घटी और कहाँ कहाँ से जो है सिलेक्शन किया जाना था। इसके पश्चात इस अधिनियम में जो है जो संचालक मंडल के सदस्यों की जो संख्या थी वह 24 से घटाकर 18 कर दी गई और साथ ही सम्राट द्वारा नियुक्त इसमें जो सदस्य थे वह उनकी संख्या 6 थी। लेकिन नियंत्रण मंडल और गुप्त समिति की नियुक्ति से संचालन जो मंडल था वह महत्वहीन हो गया था, क्योंकि जो शक्तियां थी नियंत्रण मंडल और गुप्त समिति में जो है अधिकतर ट्रांसफ़र हो गई थी और इन्हीं के द्वारा जो है संचालन किया जाता था, जिसके कारण से संचालन मंडल का जो महत्व था वह कम हो गया। आइए इसके बाद से देखते हैं कि इसमें और क्या प्रावधान किए गए थे। इसमें जो है इसके बाद भारत में जो है यानी 1853 के पश्चात जो है जस्ट 1854 में जो है आप देखते हैं कि शिक्षा पद्धति के लिए जो है उड डिस्पैच लाया गया 1854 में। इसे भारतीय शिक्षा का जो है मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ठीक है, मैग्ना कार्टा कहा जाता है क्योंकि इस भारतीय उड डिस्पैच के द्वारा जो है भारतीय शिक्षा में बड़े पैमाने पर जो है बदलाव हुआ, इसलिए इसे भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। इसके पश्चात हम देखें कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को जो है नए ब्रिटिश प्रांत बनाने का जो है अधिकार दे दी गई, शक्ति दे दी गई, यानी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स अब नए प्रांतों का जो है निर्माण कर सकता था। साथ ही इसमें महत्वपूर्ण प्रावधान यह किया गया कि कंपनी को आज्ञा पत्र जो है
पुनः नवीन कर दिया गया, यानी व्यापार करने के लिए जो है उसको लाइसेंस या आज्ञा पत्र दे दिया गया, लेकिन इसमें कोई जो है समय सीमा निश्चित नहीं की गई। इनके पहले जो अधिनियम होते थे उनमें 20 वर्ष जो है समय सीमा दी जाती थी, यानी इनका रिन्यूअल कर दिया जाता था आज्ञा पत्र, लेकिन इसमें कोई समय सीमा नहीं दी गई। इसका मतलब यहाँ पे यह स्पष्ट है कि जो ब्रिटिश संसद थी वह कभी भी इनके अधिकार क्षेत्र को जो है अतिक्रमित कर सकती थी। इसलिए जो है यह समय सीमा जो है ब्रिटिश संसद ने निर्धारित नहीं किया था। और वही हुआ भी। आप देखते हैं 1857 में जो है स्वतंत्रता संग्राम होता है और 1858 में जो है इसके जो ब्रिटिश कंपनी थी उससे अधिकार क्षेत्र छीन कर जो है ब्रिटिश संसद को दे दिया गया, और अब सारे कानून जो है ब्रिटिश संसद के माध्यम से जो है संचालित किए जाने लगे। तो इस तरीके से यहाँ पे यह वीडियो समाप्त होता है। मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। नमस्कार।